नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। केंद्र की ओबीसी सूची में जाटों को आरक्षण का मुद्दा बीजेपी सरकार के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। जहां पहले से ही प्रदेश के जाट संगठन आरक्षण को लेकर जोरदार आंदोलन की चेतावनी देते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ पार्टी के नेताओं की बयानबाजी सरकार और जाट संगठनों के बीच एक अविश्वास की स्थिति पैदा करती दिखाई दे रही है। हालांकि प्रदेश बीजेपी के सांसद और मंत्री जाट आरक्षण को लेकर चंडीगढ़ से दिल्ली तक की दूरी कई बार नाप चुके हैं, लेकिन पार्टी में ही मुद्दे पर अलगाव के सुर सुनाई दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी ने जाट आरक्षण पर बोलते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को मिल रहे 27% आरक्षण के साथ अगर छेड़छाड़ की गई तो वो इस्तीफा देने से भी नहीं हिचकेंगे। जिसके बाद तमाम जाट संगठनों ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और सैनी के बयान को लेकर बीजेपी नेताओं से विरोध भी दर्ज करवाया। सैनी के बयान पर प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने उन्हें नसीहत दे डाली कि आरक्षण को लेकर सभी को पार्टी लाइन पर ही चलना चाहिए। विरोध के बावजूद सैनी साहब अपने बयान पर कायम रहने की बात कह चुके हैं। अब आरक्षण पर सरकार पैरवी क्या करेगी ये तो बाद की बात है, लेकिन शुरुआती दौर में ही पार्टी में उठ रहे अलग अलग सुर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। आखिर जाट आरक्षण को लेकर बीजेपी में अलग अलग सुर क्यों हैं? ये किसी खास रणनीति की तरफ तो इशारा नहीं करते हैं। आज इसी मुद्दे पर बड़ी बहस होगी, लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर में पानी के कहर से भारी नुकसान हो रहा है। बड़गाम में बाढ़ में डूबने से 10 लोगों की मौत हो गई। सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए प्रदेश भर में ऑपरेशन हैदर शुरू कर दिया है। साथ ही प्रदेश भर के स्कूल कॉलेज 1 अप्रैल तक बंद कर दिए गए। पंडित मदन मोहन मालवीय को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया और उन्होंने यह सम्मान उनके परिवार को सौंपा। इसके अलावा कई गणमान्य लोगों को पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को पद्म विभूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का अज्ञातवास जल्द खत्म होने के कयास लग रहे हैं। खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी 19 अप्रैल को दिल्ली में भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ होने वाली कांग्रेस की किसान रैली में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी करीब 1 महीने से छुट्टी पर हैं। प्रशांत भूषण ने कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने अपने भाषण को काट छांट करके जारी किया है। केजरीवाल ने कार्यकारिणी की बैठक में योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण पर पार्टी के खिलाफ प्रचार करने का आरोप लगाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हिसार के कैमरी चर्च विवाद पर दोनों पक्षों में सुलह हो गई है। गांव के लोगों को चर्च बनाने पर कोई ऐतराज नहीं होगा। कानूनी सलाह के बाद एफआईआर भी कैंसिल होगी। कई नेताओं ने मध्यस्थता कर यह समझौता करवाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सड़ौरा के लोगों को कई सौगातें दी। अस्पताल, सरकारी कॉलेज और बस स्टैंड बनाने की घोषणा की गई। साथ ही मुस्तफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर किया गया। रोहतक में केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने 2 साल में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का भरोसा दिलाया। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने केंद्र से प्रदेश में कृषि और कृषकों के लिए विकास योजनाओं की मांग की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पटना में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में बिहार बंद रखा और जगह जगह छात्रों ने रेल भी रोकी। सड़कों पर टायर जलाए गए, साथ ही प्रदर्शन किया गया, जाम लगाया गया। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान 2002 के हिट एंड रन मामले में कोर्ट में पेश हुए। इस दौरान सलमान के ड्राइवर ने कहा कि हादसे के वक्त
गाड़ी वो चला रहा था। अब इस मामले में आखिरी सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है। देश के प्रमुख शेयर बाजारों में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को तेजी देखी गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 517.22 अंकों की तेजी के साथ 27,975.86 अंक पर बंद हुआ और निफ्टी 150.90 अंकों की तेजी के साथ 8,492.30 के स्तर पर बंद हुआ। जाट आरक्षण पर बीजेपी में अलग अलग सुर क्यों हैं? पार्टी की जो राय है वो सबके सामने है। प्रधानमंत्री भी अपना नजरिया जाट प्रतिनिधियों से मुलाकात में साफ कर चुके हैं, लेकिन हमारे प्रदेश हरियाणा से जो बीजेपी के सांसद राजकुमार सैनी हैं, जो कुरुक्षेत्र से आते हैं, उनकी राय थोड़ी सी अलग है। कुछ खबरें यह भी आ रही हैं कि जो और भी गैर जाट चेहरे हैं पार्टी के भीतर, उनमें भी थोड़ी बहुत सुगबुगाहट है। हालांकि ओम प्रकाश धनखड़ जो जाट नेता भी हैं, प्रदेश मंत्रिमंडल में सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने एक नसीहत दी है कि पार्टी लाइन को फॉलो करना चाहिए। लेकिन यह नसीहत थोड़ी सी बेकार होती तब दिखाई पड़ी जब सांसद सैनी ने यह कह दिया कि वो अपने बयान पर कायम रहेंगे, अपनी राय से बदलने और हटने वाले नहीं हैं। सवाल यह कि जाट आरक्षण पर बीजेपी के जो अलग अलग सुर हैं वो बहुत स्वाभाविक दिखाई देते हैं या फिर किसी खास रणनीति के तहत है? ये अलग अलग सुर है क्यों? आज बड़ी बहस में हम जरा इसकी तफ्तीश, इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। और आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। अपने पैनल से हम आपका परिचय करा दें। हमारे दिल्ली स्टूडियो में आज 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ राजीव जेटली हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ नेता कांग्रेस पार्टी सत्यवीर डागर साहब हैं और हमारे साथ कानूनी जानकार, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट वकील साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र आर्या। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। सीधे जेटली साहब हम आपके पास आएंगे। ये अलग अलग सुर क्या इशारा कर रहे हैं? जानबूझकर या फिर एक बड़ी स्वाभाविक सी राय अलग अलग तबकों से सामने आ रही है? देखिए, बहुत स्वाभाविक सी राय अगर मैं कहूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि प्रतिनिधित्व करते हैं सैनी साहब भी अपने एक समाज का, सैनी समाज का करते हैं, और सैनी समाज का प्रतिनिधित्व करते वक्त जिस तरीके की स्टेट ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट कांग्रेस के वक्त में रखी गई थी, उसके मद्देनज़र वो अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। अगर आप स्टेट ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट देखें, जो स्टेट ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट जिसको स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट कहा जाता है, जिसे सांगवान साहब से कंडक्ट करवाया गया था, जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये सांगवान साहब से कांग्रेस सरकार ने कंडक्ट करवाया था, जिस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया। साहब के लिए रिपीट कर रहे हैं आप ये बात? मैं इस बात के लिए रिपीट कर रहा हूं कि फर्दर इस पे कोई डिस्कशन होगी, इसलिए करेक्ट कर रहा हूं मैं इस बात को। जिस रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया गया कांग्रेस के वक्त में कि जो जाट समुदाय के लोग हैं वो 21% सरकारी नौकरियों में हैं, जो एवरेज होनी चाहिए वो 25% होनी चाहिए, मात्र 4% उस एवरेज से नीचे हैं। दूसरी बात जो कांग्रेस सरकार ने आरक्षण देते वक्त रखी थी वो ये रखी थी कि जो जाट समुदाय से लोग हैं वो लैंड ओनिंग कम्युनिटी है, मतलब बड़े जमींदार हैं वो लोग। और तीसरी बात जो उन्होंने रखी थी वह यह रखी थी कि जो जाट कम्युनिटी से लोग आते हैं वो पशुपालन में भी बहुत सक्रिय हैं, और चौथी बात रखी थी कि वो व्यापार में भी बहुत सक्रिय हैं, बहुत अच्छे हैं। पांचवी बात जो उन्होंने रखी थी वो ये रखी थी कि जो जाट समुदाय से बच्चे हैं वो लगभग 12% बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, वो ये बात आ रही थी। और एक छठी बात जो उन्होंने रखी थी वो यह रखी थी कि जो जाट समुदाय के बच्चे हैं
वो एवरेज 8.2% ही ग्रेजुएशन में एनरोल कर पाए हैं, जबकि एवरेज 12% की है। मतलब कुछ एवरेज कम थी। अब मैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सांगवान साहब की रिपोर्ट में कांग्रेस सरकार के वक्त में जो कंडक्ट की गई थी, वो रखी थी, जो प्रायोजित थी, जो स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट थी, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो लास्ट में बताई गई थी रिजर्वेशन की मांग करते हुए, वह यह बताई गई थी कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद ब्राह्मण और बिश्नोई से जाट अभी भी थोड़ा पीछे हैं। अच्छा। तो आप ये बताइए, जब ऐसी रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा, ऐसी रिपोर्ट पढ़ने के बाद स्वाभाविक है कि उसके मन से यही बात निकलेगी कि मेरा समाज जो ज्यादा पिछड़ा हुआ है उसे भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन मैं ये बात कहता हूं कि जो कांग्रेस सरकार ने जो भी रिपोर्ट रखी थी आरक्षण मांगते वक्त, वो सारी रिपोर्टें ही गलत थी, वो तथ्य ही गलत थे। मैं कहता हूं जाट समुदाय इतना समृद्ध समुदाय हरियाणा प्रदेश में नहीं है जितना कांग्रेस सरकार ने बताया। मैं ये कहना चाहता हूं जितना एनरोलमेंट इन्होंने बताया वो उतना एनरोलमेंट नहीं है कि सभी जाट भाइयों के पास पशुपालन के लिए ज्यादा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। ठीक। व्यापार में भी जाट भाई हमारे ज्यादा सक्रिय नहीं है। या तो ये रिपोर्ट गलत थी या ये रिपोर्ट ठीक थी। अगर ये रिपोर्ट गलत थी, अगर ये रिपोर्ट गलत थी तो उसके अगर गलत थी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इसको चैलेंज किया जा सकता था। लेकिन ये रिपोर्ट कांग्रेस सरकार ने कंडक्ट करवाई, सांगवान साहब से करवाई, यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में पास करवाई, एनसीबीसी की जो स्टेटमेंट थी, जो उनका डेटा था, उसको खारिज किया। स्टेट ओबीसी की रिपोर्ट भी फेवर में नहीं जाती थी जाट समाज के। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे तथ्यों के आधार पर अपनी स्टेटमेंट दी, अपना वर्डिक्ट दिया, उसके ऊपर राजकुमार सैनी जी ने बोला कि अगर इतना समृद्ध समाज है तो फिर मेरा समाज जो अभी समृद्ध नहीं है उसके आरक्षण के हक क्यों लिए जाए। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने जो बात करी थी, जो एक डिस्कशन हुई थी जाट समाज के साथ, जी। उन्होंने यही बात रखी थी, हम आपको आपका हक देंगे लेकिन हम किसी का हक मारेंगे नहीं। हम किसी का हक मार के आपको हक नहीं देना चाहते। कि सैनी साहब ने उस रिपोर्ट के हवाले से ये बात सामने रखी। एक्चुअली सैनी साहब ने ये बात बार बार मेंशन करी कि सुप्रीम जो बात सैनी साहब को दिखाई दे रही है वो धनखड़ साहब को, कैप्टन साहब को दिखाई क्यों नहीं दे रही ये बात। और अगर जो कैप्टन साहब और धनखड़ साहब या बाकी नेताओं को दिखाई दे रहा है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष या प्रधानमंत्री को दिखाई दे रहा है, वो फिर सैनी साहब को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? मैंने आपको यही बात रखी कि जो सैनी साहब ने अपनी रिपोर्ट रखी थी, सैनी साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट रखी, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट का ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसे बनाया। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बात रखी, उन्होंने यही बात रखी कि ये तथ्य ही गलत थे। अब बात दो तरफ से आती है। अब हम सभी सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, हम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सभी सम्मान करते हैं। बात दो तरीके से आती है। पहली बात, क्या हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को खारिज कर रहे हैं, क्या हम सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं? और दूसरी बात, क्या हम ये, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला है, उन्होंने ये बोला अगर तथ्य ढंग से रखे गए होते तो आज जाट समुदाय के लोग के समाज का हक मारा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अपमान कर रहे हैं, क्या ये बात आप किसके संदर्भ में कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको ये बताया, आप किसके, अपनी पार्टी के संदर्भ में कह रहे हैं या दूसरे लोगों के संदर्भ में? मैंने आपसे बोला कोई भी संस्था, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी व्यक्ति कभी भी माननीय उच्च न्यायालय के जजमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकता है। लेकिन जजमेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट अपनी तरफ से नहीं देता। जिस तरीके के तथ्य उस डॉक्यूमेंट्स उनके सामने प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसको ग्राउंड बनाकर ही वो अपना जजमेंट देता है। तो मुद्दा ये है, हमारे कृषि मंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी, इन्होंने जो बात रखी है वो यही रखी है कि वो तथ्य ठीक, मतलब लबोलबाब ये कि सैनी साहब भी सही समझ रहे हैं, कह रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी सही कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी सही कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी सही कह रहे हैं। जहां जिसकी जैसी सुविधा, जो जिसका जैसा नजरिया, वो उस हिसाब से सही कह रहा है जेटली साहब। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि अगर आप कहते हैं, हम कहते हैं तथ्य ठीक नहीं रखे गए थे, अगर तथ्य ठीक रखे गए होते, सैनी साहब भी ठीक कह रहे हैं, आपको यही बता रहा हूं। नहीं, सैनी साहब भी ठीक कह रहे हैं। इसी पूरी बात कर लेता हूं। अगर तथ्य ठीक रखे गए होते तो ये हक मारा नहीं जाता, क्योंकि तथ्य ठीक नहीं रखे गए थे। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तो इसमें किसी भी व्यक्ति को बोलने का हक। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहस थोड़ी सी दिलचस्प हो रही है। डागर साहब जवाब देना चाहते हैं, जवाब देने के लिए आतुर हैं। जेटली साहब ने जिस तरीके से सारा ठीकरा कांग्रेस सरकार पर फोड़ा कि साहब जो रिपोर्ट पेश की गई, जो तथ्य रखे गए वो गलत,
थे, पूरी तरह से ये रिपोर्ट ही गलत थी। डॉक्टर साहब क्या जवाब देते हैं हम देखेंगे। और अब से थोड़ी देर में हमारे साथ एचपी सिंह परिहार साहब जुड़ेंगे। परिहार साहब कानूनी जानकार तो है ही हैं, साथ ही साथ जाट नेता भी हैं, और हमारे साथ इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता आरएस चौधरी साहब भी चंडीगढ़ से जुड़ेंगे। हम इन दोनों मेहमानों को इस चर्चा में शामिल करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर हो रहे हैं।